वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक होगा वो होगा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके क्या नियम हैं, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और उससे जो भी प्रतिबिंब बनते थे उस पर हमने डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे ताकि आपको नोट्स अच्छी तरीके से प्रोवाइड हम कर सकें और आप अपना नोट्स बना सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम समझेंगे। पहला नियम क्या है? देखिए, जैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे, उसी तरह उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। ठीक है ना। ये पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसके फिगर को भी हम देखेंगे कैसे फैलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, यहाँ पर ये फिगर है, ये हमने उत्तल दर्पण बनाया है। उत्तल दर्पण में क्या है कि ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं, लेकिन अंदर पॉलिश लगे होने के कारण यहाँ से क्या होती हैं, टकरा के वापस फैलती हुई प्रतीत होती है। और फैलती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, यानी डॉट डॉट करके यहाँ पर दिखाएंगे कि हम फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। ये इसका पहला नियम है। उसके बाद दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम क्या है उसको भी हम समझाते हैं। तो दूसरा नियम यह है, दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की फोकस से दर्पण की फोकस की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पर फिगर में दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, आपका दूसरा फिगर जो हो गया कि दर्पण की फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये फोकस की ओर आ रही हैं प्रकाश की किरणें, लेकिन अंदर पॉलिश लगे होने के कारण इससे टकरा के इस डायरेक्शन में आ जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये दूसरा फिगर हो गया। अब तीसरा जो नियम है, वो तीसरा नियम क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा नियम है कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी
मार्ग से वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं, लौट जाती हैं। ठीक है, ये तीसरा नियम है। देखिए ये सारी चीज़ें हम लिख कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना अच्छा नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। ये देखिए ये तीसरा फिगर है जो तीसरे नियम पर आधारित है। दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है पॉलिश, तो यहाँ से टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो ये हो गए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम आपने समझा। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कहाँ पर बनते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनते हैं। एक वस्तु जब अनंत पे रखा जाता है, तो जब वस्तु अनंत पे रखा जाता है तो उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे ही बनता है और बिंदु के रूप में बनता है, यानी बहुत छोटा बनता है। इसलिए उस फिगर को हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो। जब वस्तु ध्रुव, यहाँ ध्रुव है P और ये अनंत कहीं है, तो अनंत के बीच में जब भी कहीं पर आप वस्तु को रखेंगे, ये क्या है, वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसको डॉट डॉट करके हम फोकस में मिलाएंगे। तीसरा नियम लगाएंगे कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद वो अपने मार्ग पर वापस लौट जा रही है। इसको भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब भी इस कंडीशन में उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा सीधा आभासी, आभासी तथा वस्तु से छोटा होगा, तथा वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम दर्पण के रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर दर्पण क्या, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई या ऊंचाई की बात आप कर ले सकते हैं, लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है ना, बात एक ही होगी लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है m इक्वल टू -v/u, ठीक है, या फिर I/O, यानी v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है, u क्या है, वस्तु की स्थिति है, I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और O क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो m इक्वल टू -v/u या फिर I/O। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि m इक्वल टू -v/u या I/O, जब इसको रखेंगे, अगर m का मान प्लस में आ रहा है सोल्व करने पर, तो वह प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ये उत्तल दर्पण में होगा। और अगर m का मान ऋणात्मक आता है
तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और मुख्य रूप से वो अवतल दर्पण में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो m इक्वल टू माइनस भी अपन यू इक्वल टू आई अपन ओ होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना। अगर आप रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी और u और v के साथ निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको रेखीय आवर्धन का सूत्र जो मिलेगा वो मिलेगा m इक्वल टू एफ माइनस भी अपान स्मॉल एफ। ठीक है ना। यहाँ पर फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है और ये फोकस दूरी है। और अगर आप वस्तु की स्थिति के कंडीशन में निकालना चाहते हैं तो m इक्वल टू होता है एफ अपान एफ माइनस यू। ये इसमें आपको वस्तु की स्थिति दी जाएगी और फोकस दूरी दी जाएगी और फिर आप रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले में आपको प्रतिबिंब की स्थिति दी जाएगी और फोकस दूरी दी जाएगी, तब जाके आप क्या निकाल सकते हैं, रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। तो ये है आपके दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र। अगर आप रेखीय आवर्धन अच्छी आवर्धन के रूप में निकालना चाहते हैं, अच्छी आवर्धन अगर अच्छी आवर्धन के रूप में निकालना चाहते हैं तो अच्छी आवर्धन के लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपान U2 माइनस U1। यानी U1 U2 दो कंडीशन होंगे और V1 V2 दो कंडीशन होंगे। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अच्छी आवर्धन में आप निकाल सकते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और पूरे अंत तक देखें और नोट्स बनाएं, ताकि आपकी नोट्स भी समय से कंप्लीट हो सके और सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।